नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। नीति आयोग ने जारी किया देश का पहला स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ऊर्जा दक्षता और क्लाइमेट चेंज को थामने के लिहाज से किए गए कामों पर राज्य को मिली रैंकिंग। बड़े राज्यों में गुजरात ने बाजी मारी तो छोटे राज्यों में गोवा रहा अव्वल। 2020 में FCRA में हुए बदलावों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। देश के संप्रभुता और पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून को कोर्ट ने सही बताया। मौलिक अधिकारों और सरकार की मनमानी को लेकर कोर्ट में इसे दी गई थी चुनौती। सेबी और मंगोलिया के वित्तीय विनियामक आयोग के बीच MOU को सरकार की मंजूरी। पूंजी बाजार से जुड़े कानूनों को लागू करना हुआ आसान। सूचना साझा करने में भी मिलेगी मदद। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अगुवाई में सहकारिता नीति पर सम्मेलन हुआ खत्म। साल के आखिर तक सहकारिता नीति तैयार होने की उम्मीद। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को फिर से सक्रिय करना चाहती है सरकार। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एयर क्वालिटी डेटाबेस रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की लगभग 99% आबादी प्रदूषित हवा में ले रही सांस। वर्ष 2011 में जारी हुआ था रिपोर्ट का पहला संस्करण। बीते दिनों नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया। यह देश का पहला इंडेक्स है जिसे ऊर्जा दक्षता और जलवायु परिवर्तन के खतरे को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अभी इस इंडेक्स का पहला राउंड ही सामने आया है। इंडेक्स के मुताबिक राष्ट्रीय औसत स्कोर 40.6 रहा, जिसे केवल आधे राज्य ही पार कर सके हैं। इसका मतलब है कि बाकी के आधे राज्यों में स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। राज्यों को उनके आकार को देखते हुए बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर रैंकिंग बनाई गई है। बड़े राज्यों में 50.1 स्कोर के साथ गुजरात सबसे आगे है, जबकि केरल और पंजाब को इसके बाद जगह मिली है। छोटे राज्यों में 51.4 के स्कोर के साथ गोवा ने बाजी मारी है। इधर केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले पायदान पर रहा है। बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश का स्कोर सबसे कम है। हालिया इंडेक्स को 6 मामलों में प्रदर्शन के हिसाब से बनाया गया है। ये है ऊर्जा वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा तक पहुंच, वहनीयता और विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े अभियान, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण सततता और नए इनिशिएटिव्स। इन पैरामीटर्स में भी कुछ इंडिकेटर्स पर ध्यान दिया गया है, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 27 है। स्कोर के आधार पर राज्यों को 3 सेगमेंट्स फ्रंट रनर, अचीवर्स और एस्पिरेंट्स में बांटा गया है। गुजरात, केरल और पंजाब जैसे राज्यों को फ्रंट रनर माना गया है। उत्तर प्रदेश को नीति आयोग ने फिलहाल अचीवर्स की श्रेणी में रखा है। उत्तर प्रदेश का कुल स्कोर 41 है और उसकी रैंकिंग 13वीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 की संवैधानिकता को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत का मानना है कि संशोधन अधिनियम में शामिल प्रावधान न केवल संविधान के दायरे में है, बल्कि ये संशोधन वर्ष 2010 के मूल कानून के अनुरूप भी हैं। कोर्ट ने माना कि ये संशोधन विदेशी स्रोतों से आने वाले धन के दुरुपयोग को रोकने और लोकतांत्रिक गणराज्य की संप्रभुता बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। अदालत का यह भी कहना है कि विदेशी अंशदान प्राप्त करना पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी अंशदान का देश की सामाजिक आर्थिक संरचना और राज्य व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विदेशी अंशदान के चलते देश की नीतियों के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा भी प्रभावित हो सकती है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में FCRA या विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में कुछ संशोधन किए गए थे। इन संशोधनों में लोक सेवकों द्वारा विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध और विदेशी अंशदान प्राप्ति के लिए पंजीकरण हेतु आधार संख्या को अनिवार्य किया गया था। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि विदेशी अंशदान केवल भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली स्थित मुख्य शाखा में ही प्राप्त किए जाएंगे।
इन्हीं संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। इन संशोधनों को मनमाना, अनुचित और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला माना गया था। गौरतलब है कि विदेशी अंशदान के रेगुलेशन के लिए पहली बार कानून 1976 में लाया गया था, लेकिन यह कानून विदेशी अंशदान के प्रवाह में वृद्धि के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए इस कानून की कमियों को दूर करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 लाया गया, ताकि देश में विदेशी अंशदान के रेगुलेशन के लिए अधिक कठोर व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। आपको बता दें कि यह अधिनियम उन सभी समूहों एवं गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है जो विदेशी अंशदान प्राप्त करना चाहते हैं। विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को कानून के तहत खुद का पंजीकरण कराना होता है, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। पिछले दिनों गुजरात के केवड़िया में मध्यस्थता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस बैठक की अगुवाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। भारत के मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में हुए इस 2 दिवसीय आयोजन में राष्ट्रपति ने विवाद निपटान के लिए मध्यस्थता पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी की तरफ इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्थता कोई नई बात नहीं है। दरअसल इसके लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2005 में ही इस कमेटी का गठन किया था। कोर्ट ने यह व्यवस्था लंबित पड़े कई मुकदमों को जल्द दूर करने के लिए की थी। आपको बता दें कि मीडिएशन यानी मध्यस्थता ADR यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ही एक हिस्सा है। मीडिएशन के अलावा आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, निगोशिएशन भी ADR के कुछ तरीके हैं जिनसे विवादों को जल्द निपटाया जा सकता है। इसके लिए भारत में मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन से जुड़ा 1996 का एक कानून भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में मीडिएशन के लिए 2005 में प्रोजेक्ट कमेटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 89 को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी। मीडिएशन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ व्यक्ति 2 पार्टीज के बीच विवाद को खत्म करने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक वही व्यक्ति मध्यस्थता का काम कर सकता है जो 40 घंटों का अनिवार्य प्रशिक्षण हासिल कर ले। यह प्रशिक्षण सुप्रीम कोर्ट की मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के दायरे में ही होता है। प्रशिक्षण के अलावा यह भी जरूरी है कि उस व्यक्ति को मध्यस्थता में कम से कम 10 समाधानों का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही उसे मध्यस्थता में कम से कम 20 मामलों का अनुभव होना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेबी और मंगोलिया के वित्तीय नियामक आयोग के बीच MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि अभी तक सेबी ने अन्य देशों के साथ इस प्रकार के 27 MOU पर दस्तखत किए हैं। मंगोलिया के साथ हुए समझौते के तहत दोनों देश आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। साथ ही एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का मकसद पूंजी बाजार क्षमता निर्माण और कर्मचारियों की ट्रेनिंग से जुड़े विचारों को साझा करना है। इससे दोनों देशों को अपने यहाँ पूंजी बाजार से जुड़े कानूनों को लागू करने में आसानी होगी। साथ ही पूंजी व्यापार को बढ़ाने का रास्ता भी आसान होगा। गौरतलब है कि सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना साल 1992 में हुई थी। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। इसका मकसद पूंजी बाजार को रेगुलेट करना, बढ़ावा देना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इस एक्ट के मुताबिक सेबी अपनी जैसी ही अथॉरिटीज से देश या देश के बाहर सूचना साझा करने के लिए समझौता कर सकता है, लेकिन इस प्रकार का समझौता करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। इस प्रकार के एग्रीमेंट का मकसद प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन का पता लगाना या उनका रोकथाम करना है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के चलते यूरोपियन यूनियन ने रूसी संस्थाओं के साथ यूरो मुद्रा में किए जाने वाले वैश्विक लेन देन पर रोक लगा दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अमेरिकी डॉलर तक रूस की पहुंच को बाधित कर दिया है। इन सब के मद्देनजर भारत रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखने के लिए रुपया रूबल व्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रहा है। दरअसल रुपया रूबल व्यवस्था भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली है, जिसमें व्यापार भुगतान या बकाया भुगतान के लिए डॉलर या यूरो के स्थान पर भारतीय रुपयों का प्रयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल पहली बार 1953 में भारत सोवियत व्यापार समझौते के दौरान किया गया था। बता दें कि इस समझौते के तहत भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच सभी भुगतान भारतीय रुपए में किए जाने थे।
दरअसल रूस यूक्रेन तनातनी के चलते अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने रूसी बैंकों और संस्थाओं पर विभिन्न आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण भारत समेत विभिन्न देशों को डॉलर और यूरो में रूस के साथ व्यापार करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही भारतीय निर्यातकों और आयातकों के भुगतान में देरी हुई है, जिसके चलते भारत और रूस के बीच व्यापार में बाधा उत्पन्न हुई है। इसीलिए भारत रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस व्यवस्था को फिर से अपनाने की योजना बना रहा है। बीते दिनों केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। सभी राज्यों के मुख्य सचिव और देश के प्रमुख सहकारी संस्थानों के प्रमुखों ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने आने वाले दिनों में सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने पर जोर दिया। इसके साथ ही पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग जैसी संस्था के गठन की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएगी। साल के आखिर तक इस नीति के पूरा होने की बात भी उन्होंने कही है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि देश भर में मौजूद करीब 63,000 PACS के लिए सरकार जल्द ही कुछ मॉडल बाय लॉ यानी उप कानून भी लाएगी। सरकार चाहती है कि इन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को फिर से सक्रिय किया जाए। बता दें कि PACS सबसे निचले स्तर पर छोटी और मध्यम अवधि के लिए कृषि ऋण मुहैया कराती है। RBI के मुताबिक ग्रामीण स्तर पर सहकारी क्रेडिट सिस्टम कृषि क्षेत्र में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लोन देने का काम करता है। शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के 3 चरण हैं। ग्रामीण स्तर पर PACS, जिला स्तर पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और राज्य स्तर पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। बात करें PACS की तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के दायरे से बाहर है, इसलिए RBI की इन पर सीधी नजर नहीं रहती। चूंकि जिला स्तर और राज्य स्तर के कोऑपरेटिव बैंक्स राज्य सहकारी समिति कानून के दायरे में आते हैं, लिहाजा RBI इन पर नजर रखता है। इन 2 तरह के बैंकों पर निगरानी रखने का काम नाबार्ड करता है। हाल ही में प्रकाशित ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में लगभग 1.25 करोड़ से अधिक लोग निर्धनता की श्रेणी में आ जाएंगे। रिपोर्ट में इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से 2 घटनाओं को उत्तरदायी माना गया है। इनमें से एक रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न मूल्य मुद्रास्फीति और दूसरी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट है। साथ ही इन दोनों घटनाक्रमों के चलते अमीर और गरीब के बीच की खाई भी बहुत तेजी से चौड़ी होती जा रही है। दरअसल कोरोना महामारी के कारण लोगों को अपनी आजीविका खोनी पड़ी, जिसके चलते उन्हें अधिक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। वहीं रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते न केवल तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई, बल्कि दुनिया भर में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में भी तेजी आई है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी, बढ़ती असमानता और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के संयुक्त प्रभाव के चलते इस वर्ष 263 मिलियन से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से जीवन यापन करना पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया में लगभग 860 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। इतना ही नहीं, निर्धन लोगों की संख्या में होने वाली असाधारण वृद्धि गरीबी के खिलाफ लड़ाई में दशकों की प्रगति को भी उलट देगी। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक और IMF से वर्ष 2022 और 23 के लिए निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों के ऋण भुगतान रद्द करने का भी आग्रह किया गया है। साथ ही इसमें निजी संपत्ति पर कर लगाने, IMF के विशेष आहरण अधिकारों को फिर से आवंटित करने और निम्न आय वाले देशों को दी जाने वाली आपातकालीन सहायता बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है। आपको बता दें कि ऑक्सफैम की यह हालिया रिपोर्ट विश्व बैंक के अनुमानों और विश्व बैंक एवं सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा किए गए शोध पर आधारित है। गौरतलब है कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल वर्ष 1995 में गठित गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है। ऑक्सफैम नाम वर्ष 1942 में ब्रिटेन में अकाल राहत के लिए गठित ऑक्सफोर्ड समिति से आया है। इन दिनों स्पेस डेब्री यानी अंतरिक्ष कचरे को लेकर काफी खबरें सामने आई। नासा ने पिछले महीने एक ऑर्बिट डेब्री बुलेटिन जारी किया। इस बुलेटिन के मुताबिक अमेरिका की तरफ से अंतरिक्ष में 5000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं जो बंद हैं और अब अंतरिक्ष कचरे का हिस्सा बन चुके हैं। इधर भारत के पास 103 स्पेस क्राफ्ट हैं, जिनमें कुछ चालू हालत में हैं जबकि कुछ बंद पड़े हैं। वहीं 114 स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष कचरे में तब्दील हो चुके हैं।
इस रिपोर्ट के बाद इसरो और सरकार ने सक्रियता दिखाई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक इसरो इन अंतरिक्ष कचरे के मद्देनजर ADR यानी एक्टिव डेब्री रिमूवल पर काम कर रहा है। ADR वर्तमान में सबसे बेहतर तकनीकों में से एक है, जिसका अंतरिक्ष कचरे पर लगाम लगाने के लिए अनुसरण किया जाता है। ADR प्रोसेस में अंतरिक्ष से स्पेसक्राफ्ट के कचरे यानी बंद हो चुके सैटेलाइट्स और रॉकेट्स को हटाने का काम किया जाता है। इसके साथ ही स्पेसक्राफ्ट से निकले टुकड़ों को भी हटाने की कोशिश की जाती है। इन सभी के लिए ADR में एक्सटर्नल डिस्पोजल मेथड का सहारा लिया जाता है। इस डिस्पोजल मेथड में खराब पड़ चुके स्पेसक्राफ्ट की डी-ऑर्बिटिंग की जाती है। इसका मतलब उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा से हटा दिया जाता है। इसके अलावा कभी कभी कचरे को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। एंड ऑफ लाइफ सर्विसेज का कॉन्सेप्ट भी ADR प्रोसेस से ही जुड़ा हुआ है। ADR में और भी तकनीकें शामिल हैं, मसलन ग्राउंड बेस्ड लेजर, स्पेस बेस्ड लेजर, इलेक्ट्रोडायनेमिक टेथर्स, सोलर सेल्स, हार्पून्स, एरोजेल, ग्रेपलिंग आर्मर्स आदि। आपको बता दें कि सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर इसरो की एक यूनिट बेंगलुरु में काम कर रही है। इस यूनिट का काम इसरो के साथ मिलकर अंतरिक्ष कचरे का निपटान करना है। इसके अलावा इसरो कचरे को कम करने के लिए इसरो सेल्फ ईटिंग रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को मिटाने जैसे तकनीकों पर काम कर रहा है। हाल ही में IICT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक खास हाइब्रिड मटेरियल का निर्माण किया है। यह मटेरियल ग्रीन हाउस गैस मीथेन को अवशोषित कर इसे स्वच्छ हाइड्रोजन में बदल सकता है। साथ ही इन्होंने CO2 गैस को इन सीटू कैप्चर कर उच्च शुद्धता वाली हाइड्रोजन में बदलने की प्रक्रिया भी खोजी है। इस प्रक्रिया में नॉन फ्यूल बायोइथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध हाइड्रोजन में बदला जाता है। आपको बता दें कि इन सीटू कैप्चर में गैस को मूल स्थान पर ही संग्रहित और रूपांतरित किया जाता है। शोधकर्ताओं ने एक ऐसी सुविधा भी तैयार की है जो इंस्टीट्यूट में ही कार्बन कैप्चर और कार्बन रूपांतरण अनुसंधान को आगे बढ़ा सकती है। इस सुविधा को फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर सिस्टम यानी FBR सिस्टम का नाम दिया गया है। इसकी मदद से मीथेन को उच्च शुद्धता वाली हाइड्रोजन में बदला जाता है। साथ ही इस सिस्टम के द्वारा ऐसे मटेरियल्स को भी टेस्ट किया जा सकता है जो अवशोषण के साथ साथ रूपांतरण की दोहरी क्षमता रखते हैं। आपको बता दें कि फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मल्टीफेज केमिकल रिएक्शंस करने के लिए किया जाता है। इसमें एक तरल पदार्थ को एक ठोस पदार्थ से तेज गति से पास किया जाता है ताकि यह ठोस पदार्थ निलंबित होकर एक तरल पदार्थ की तरह व्यवहार कर सके। गौरतलब है कि FBR सुविधा इसी वर्ष जनवरी में CSIR IICT हैदराबाद में शुरू हुई है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की मिशन इनोवेशन परियोजना का हिस्सा है। मौजूदा वक्त में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए वैज्ञानिक इन गैसों को अवशोषित करने और उन्हें उपयोगी पदार्थों में बदलने के नवीन तरीकों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक वायु गुणवत्ता संबंधी एक एयर क्वालिटी डेटाबेस रिपोर्ट जारी की है। यह डेटाबेस वायु गुणवत्ता और वायु में पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता के डेटा का एक संकलन है। इसे वर्ष 2011 में शुरू किया गया था और तब से इसे समय समय पर अपडेट किया जाता रहा है। इस रिपोर्ट का दूसरा संस्करण वर्ष 2014 में, तीसरा संस्करण वर्ष 2016 और चौथा संस्करण वर्ष 2018 में आया था। वर्ष 2022 में इस रिपोर्ट का 5वां संस्करण प्रकाशित हुआ है। हालिया रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व की लगभग 99% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जिसमें प्रदूषकों का स्तर स्वीकृत सीमा से बहुत अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निम्न और मध्यम आय वाले देश PM यानी पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करने पर भी जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में पहली बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वार्षिक औसत सांद्रता का डेटा भी शामिल है, जो कि रिपोर्ट के पिछले संस्करणों में दर्ज नहीं किया गया था। हालिया रिपोर्ट के अनुसार उच्च आय वाले देशों के 17% शहरों की वायु में PM 2.5 और PM 10 का स्तर WHO द्वारा स्वीकृत सीमा से कम था, जबकि निम्न और मध्यम आय वाले देशों के 1% से कम शहरों में ही पार्टिकुलेट मैटर का स्तर अधिकतम सीमा से नीचे था।
आपको बता दें कि WHO के अनुसार वायु में PM 2.5 के सांद्रण की अधिकतम सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM 10 के लिए 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। वहीं वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के सांद्रण की अधिकतम सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। गौरतलब है कि PM 2.5 और PM 10 वायु में मौजूद ऐसे पार्टिकल्स या कण होते हैं जिनका व्यास क्रमशः 2.5 माइक्रोन और 10 माइक्रोन के बराबर या उससे कम होता है। हाल ही में अरीना यानी अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक 2022 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद दुनिया में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का विकास निरंतर जारी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 257 गीगावाट या 9.1% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते वर्ष 2021 के अंत तक कुल वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3064 गीगावाट हो गई है। आपको बता दें कि इस कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में सबसे अधिक योगदान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का है, जो 1230 गीगावाट या लगभग 40% है। इसके बाद सौर ऊर्जा लगभग 28% और पवन ऊर्जा लगभग 27% क्षमता के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2021 में स्थापित कुल नई उत्पादन क्षमता में 60% हिस्सेदारी एशिया की है, जिसमें चीन सबसे बड़ा योगदान करता है। वहीं 2021 में स्थापित कुल नई उत्पादन क्षमता में यूरोप और उत्तरी अमेरिका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अगर बात भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की करें तो भारत में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में वर्ष 2014 से वर्ष 2021 के बीच लगभग 98% की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2021 तक भारत में अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 151.4 गीगावाट थी। इसमें सौर ऊर्जा 49.34 गीगावाट क्षमता के साथ पहले स्थान पर और लार्ज हाइड्रो पावर 46.51 गीगावाट क्षमता के साथ दूसरे स्थान पर है। इनके बाद पवन ऊर्जा 40.08 गीगावाट और बायो पावर 10.61 गीगावाट क्षमता के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे पायदान पर हैं। वहीं इसमें स्मॉल हाइड्रो पावर का योगदान केवल 4.83 गीगावाट है। आपको बता दें कि दुनिया में अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में भारत चौथे पायदान पर है। साथ ही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता वाला और 5वीं सबसे बड़ी सौर क्षमता वाला देश है। इसके अलावा वर्ष 2021 के रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। असल में यह मिशन देश में एक नवाचार संस्कृति को बढ़ाने और उद्यमशीलता से संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने का काम करेगा। इसके लिए कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से भविष्य में प्राप्त किया जाना है। इन लक्ष्यों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर और 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना करना शामिल है। साथ ही अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना भी इस उद्देश्य में शामिल है। आपको बता दें कि इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाने हैं। गौरतलब है कि अटल इनोवेशन मिशन की घोषणा वर्ष 2015 के बजट भाषण में की गई थी और इसे नीति आयोग के तहत वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि यह मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका मकसद देश भर में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जरूरी संस्थानों और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। वर्तमान में इस मिशन में 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। 1. हाल ही में जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात पहले स्थान पर है। 2. इस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश राज्य को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। तो ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
विदेशी अंशदान या चंदे के रेगुलेशन के लिए पहली बार कानून वर्ष 2010 में लाया गया था। 2. विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा अधिनियम के तहत पंजीकरण की अवधि घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 31 दिसंबर 2021 तक भारत में अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 151.4 गीगावाट थी। कथन 2, भारत की कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में सबसे अधिक योगदान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. WHO के अनुसार वायु में PM 2.5 के सांद्रण की अधिकतम सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। 2. WHO के मुताबिक वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के सांद्रण की अधिकतम सीमा 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रुपया रूबल व्यवस्था में व्यापार भुगतान या बकाया भुगतान के लिए डॉलर या यूरो के स्थान पर रूबल मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। 2. इस व्यवस्था का इस्तेमाल पहली बार 1953 में भारत सोवियत व्यापार समझौते के दौरान किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। तो विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.dristIAS.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की समय सीमा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दी। अब ये योजना वर्ष 2025-26 तक लागू रहेगी। इस अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई थी। इस योजना का मकसद गांवों में गरीबी को कम करना और आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। इससे सरकार को स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। बीते दिनों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तथा हैदराबाद के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के बीच एक समझौता हुआ। इसका मकसद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इससे देश भर में फैले आधार केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान होगा। इसके अलावा भुवन आधार नामक पोर्टल का भी विकास किया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, असम सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI को नोटिस जारी किया है। दरअसल इस याचिका में उन लोगों का आधार कार्ड जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई थी जिनके बायोमेट्रिक्स असम में NRC के लिए उनके नाम को मंजूरी मिलने के बावजूद लॉक्ड हैं। आपको बता दें कि असम में NRC की अंतिम और पूरक दोनों सूची जारी हो गई है, लेकिन भारत के महापंजीयक द्वारा इसे अधिसूचित किया जाना बाकी है। इसके चलते इन लोगों के आधार कार्ड जारी नहीं हो पाए हैं और ये लोग आधार से जुड़े लाभों और सुविधाओं से वंचित हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी को कक्षा 10 तक अनिवार्य करने का प्रावधान किया है। हालांकि पूर्वोत्तर के विभिन्न संगठनों द्वारा सरकार के इस कदम का विरोध किया जा रहा है। ये संगठन इसकी बजाय त्रिभाषा नीति यानी अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा का समर्थन कर रहे हैं। इनके अलावा कई दक्षिण भारतीय राज्यों ने भी केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की है। आपको बता दें कि त्रिभाषा नीति को पहली बार कोठारी आयोग द्वारा वर्ष 1968 में प्रस्तावित किया गया था। हाल ही में भारत फ्रांस जॉइंट स्टाफ वार्ता का 20वां संस्करण पेरिस में संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की नई पहलों और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दरअसल रणनीतिक और ऑपरेशनल स्तरों पर आपसी चर्चा द्वारा भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इस मंच को स्थापित किया गया है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका मकसद AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित सुझाव देना है। गौरतलब है कि इसके गठन की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसके तहत टास्क फोर्स अपनी पहली कार्य योजना 90 दिनों के भीतर सरकार को प्रस्तुत करेगी।
KVIC यानी खादी एवं ग्रामोद्योग ने वाराणसी के बुनकरों द्वारा तैयार किए गए पश्मीना उत्पादों को लॉन्च किया है। ये पहला अवसर है जब पश्मीना उत्पाद लेह लद्दाख क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर से बाहर तैयार किए गए हैं। KVIC अपने शोरूम, दुकानों तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मेड इन वाराणसी पश्मीना उत्पादों की बिक्री करेगा। हाल ही में AAI यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अवसर योजना प्रारंभ की। इस योजना द्वारा स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय उत्पादों को हवाई अड्डों पर प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। इसके तहत AAI संचालित हर एक हवाई अड्डे पर 100 से 200 वर्ग फीट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि छोटे और ग्रामीण समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह भारत के सबसे मजबूत साधन हैं। हाल ही में RBI ने सभी बैंकों और ATM पर कार्डलेस नकद निकासी की घोषणा की है। इसके लिए उपभोक्ताओं को ATM से पैसे निकालते समय अपने मोबाइल में दिए गए UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का प्रयोग करना होगा। वर्तमान में कुछ गिने चुने बैंक ही ये सुविधा ग्राहकों को दे रहे हैं। भारत द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। बता दें कि वर्ष 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी और ये सम्मेलन देश का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।